नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच तो यह है बराह रास्त पीटीवी न्यूज इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची साहब की पाकिस्तान के दौरे की खबर, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकराती अमल में जो जमूद तारी है, तातुल है, उसमें एक मुस्बत पेशरफ्त दिखाई दे रही है। और बहुत से तजिया निगारों को मैं सुन रहा हूं, जब से उनके विजिट की अनाउंसमेंट हुई है, जो उन्होंने खुद भी शेयर की है अपने सोशल मीडिया पोस्ट में, कि वो पाकिस्तान, रशिया और ओमान का दौरा कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि वो जो खित्ते की सूरत हाल है वो शराकत दारों के साथ उस पर करीबी राब्ताकारी करेंगे। और साथ में उन्होंने ये बड़ा अहम लाइन लिखी है कि ईरान के लिए जो हमारे हमसाए हैं वो हमारी तरजीह हैं, मतलब आर नेबर्स आर प्रायोरिटी। तो मौजूदा तनाज़र में इसको अगर देखा जाए कि अमरीका और ईरान के दरमियान हम देख रहे हैं कि जो मुज़ाकरात का दूसरा राउंड, उसमें एक तातुल पाया जाता है। क्या उनके दौरे पाकिस्तान से इसमें ये जो जमूद है ये टूटेगा? क्योंकि अमरीकी मीडिया ये भी खबर चला रहा है, यूएस व्हाइट हाउस को कोट करके, कि अमरीकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेराड कुश्तर साहब, वो पाकिस्तान उनको भेजा जा रहा है मुज़ाकराती अमल के हवाले से। आपके लिए कि लास्ट टाइम जब हुए थे उसमें नायब सदर जेडी वैंस साहब आए थे और ईरान की जानिब से बाकर कलिबाफ साहब, जो ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर है, और यही बताया गया था कि प्रोटोकॉल वाइज डिप्लोमेटिकली दोनों हम पल्ला हैं। इस हवाले से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि एज वी टॉक अभी भी तातुल है इन अ वे कि ये खुशाइंद पेशरफ्त हुई है हमारे लास्ट वीकेंड के प्रोग्राम के बाद अब तक के जो आर्जी जंगबंदी है उसमें अमरीकी सदर ने तौसी कर दी है। और इसमें हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का कलीदी किरदार था, जिसको उन्होंने सराहा अपनी ट्वीट में। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने मीडिया से भी गुफ्तगू की अमरीकी सदर ने, और उनसे सवाल हुआ कि कब आप जो है वो ईरान डील करने जा रहे हैं। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्हें उजरत नहीं है, ताहम वो ऐसी डील करना चाह रहे हैं जिसमें उसकी बेनिफिट पूरी खित्ता और पूरी दुनिया हो। उनके एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा, आइए आपको वो सुनाते हैं। I want to take my time. We have plenty of time, and I want to get a great deal. I want to get a deal where our nation and the world is safe. नेशन एंड द वर्ल्ड इज सेफ फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन्स, उनका ये कहना था। तो आज की नशीस में हम इस हवाले से जानने की कोशिश करेंगे कि ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची का जो दौरा पाकिस्तान है वो किस लिहाज से बहुत अहम है, उससे क्या मुमकिन तवक्कुआत वाबस्ता हो सकती है। क्योंकि आज ये भी खबर सामने आई कि अब्बास अरागची साहब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब की टेलीफोन पर बात हुई इस दौरे से कबल, और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब की भी। हमें एक बड़े पर्टिनेंट पैनल ने ज्वाइन किया है, उनका मैं तारुफ आपसे कराया था। तो एजाज चौधरी साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा हैं, पाकिस्तान के अमरीका में सफ़ीर रह चुके हैं, इसके अलावा हमारे तर्जुमान दफ्तर खारजे भी रहे हैं। बहुत शुक्रिया नवाजिश एजाज चौधरी साहब, आपने प्रोग्राम सच के वक्त निकाला। हमें ज्वाइन किया एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब ने। आमिर मसूद साहब मारूफ दिफाई तजियाकार हैं, और जो इस वक्त चूँकि मिलिट्री के हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे कि अब ऐसे लग रहा है कि आर्जी जंगबंदी में तौसी के बाद कि जो मिलिट्री ऑप्शन है इट इज़ ऑफ द टेबल। फैज़ रहमान साहब हमें वाशिंगटन डीसी से ज्वाइन कर रहे हैं। आप मारूफ तजियाकार हैं, वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ वाबस्ता रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तीनों मौजूद को फॉर्म वेलकम। एजाज चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा। किस तरह देख रहे हैं जब ये खबर आई कि ईरान के वज़ीर खारजा पाकिस्तान आ रहे हैं और यहाँ इनकी मुलाकातें भी होंगी, अगरचे उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, या इरना जो उनकी न्यूज़ एजेंसी ऑफिशियल, कि ये बायलैटरल विजिट है, लेकिन आपके इल्म में है कि ज़ाहिर बात इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है और जो ईरान का स्टैंड ऑफ है, और उन्होंने अब नया हार्मोस बंद की हुई है, उनके खिलाफ अमरीका ने नाकाबंदी की हुई है। तो किस तरह देख रहे हैं एजाज चौधरी साहब इस डेवलपमेंट को? अच्छी खबर है अनवर भाई। मेरे ख्याल में ईरान के वजीर खारजा का आना, अगरचा उन्होंने डिप्लोमेटिक कवर तो ये दिया है कि वो खित्ते के दौरे पर हैं, वो इस लिहाज से अच्छा है कि कहीं तो बर्फ पिघलनी थी क्योंकि बहुत ज्यादा लॉक जैम हो गया था मामला जी। और पहले अगर आपको याद हो तो जब हमारे आर्मी चीफ ईरान में थे तो उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक कंसेशन दिलवाई थी कि लेबनान में सीज फायर करवा दिया था इसराइल से। वो करना नहीं चाह रहा था लेकिन करवाया। तो उसके फौरन जवाब में जब हमारे चीफ वहीं मौजूद भी थे तो फौरन ही उन्होंने अपना हुर्मुज खोलने का ऐलान कर दिया ईरान ने। तो ऐसे लगा जैसे अब मामला ठीक हो गया, लेकिन अमेरिका ने उस वक्त मेरे ख्याल में ये एक गलती की कि उन्होंने कहा कि नहीं, हम ये जो ब्लॉकेड ऑफ द ब्लॉकेड है वो नहीं छोड़ेंगे हम, यानी गोया हम अपना यानी हाथ ऊपर रखकर बातचीत करने आएंगे, वन अपमैनशिप जैसे कहते हैं। अब हुआ ये कि वो फिर ईरानियों को कैसे मंजूर होता, उनको तो ये लगा कि जैसे ये हमें अंडर ड्यूरेस या हमें प्रेशर के तौर पर नेगोशिएट कर रहे हैं।
तो एक तनाव सा आ गया और वो सारे मामलात रुक गए। पाकिस्तान के कायदीन को मैं यानी ये समझता हूँ कि उनको मैं बहुत बहुत खराज तहसीन देता हूँ कि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि अमन के साथ जो हमारी कमिटमेंट है उसका उन्होंने इजहार किया और बाकायदा उन दोनों पार्टीज के साथ बल्कि सारे खित्ते के ममालिक के साथ रब्ता रखा। और अब आपने देखा कि वो जो ईरान के वजीर खारजा आ रहे हैं, बेशक इस काम के लिए नहीं आ रहे, लेकिन मुझे काफी तक यकीन है कि वो कोई ना कोई तजवीज लाएंगे और वो उसको वहां पाकिस्तान के पास छोड़ के जाएंगे, जिसको फिर अमरीकी कंसिडर करेंगे। और साथ ही हमें ये खबर आई कि अमरीका से भी दो जो उनके पहले आए थे विटकॉफ साहब और कुशनर साहब, वो आ रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि कुछ मामला दोबारा चल निकला है। मैं ये तो नहीं कहता कि फौरी तौर पर कोई ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन मैं ये समझता हूं कि उसके अंदर शायद, ये मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि क्या तजवीज होगी, पर मैं ये समझ सकता हूं कि तजवीज ये होगी कि भाई हम साइमल्टेनियस लिफ्टिंग ऑफ ब्लॉकेड करें, यानी हार्मोज को भी और बहरा अरब में जो आपने किया है वो भी कर दे, अमेरिका भी कर दे। उसकी अनाउंसमेंट क्या पहले करें या दोनों पार्टीज जमा हो जाएं तो इकट्ठे अनाउंसमेंट करें, इसके ऊपर मेरे ख्याल में कोई बातचीत हो सकती है। तो मेरा ये गेस है, ये मेरा एक समझ लें कि एजुकेटेड गेस है कि ये कोई ना कोई इस किस्म की वो तजवीज लाएंगे ताकि मामला आगे चले, क्योंकि दोनों चाह रहे हैं ऑफ रैम्प, दोनों चाहते हैं कि कोई ना कोई एग्रीमेंट हो जाए। डोनाल्ड ट्रंप साहब की तो अब मजबूरी बन गई है अनवर भाई बहुत ज्यादा। लेकिन सर नासर को आज कह रहे थे कि मुझे उजलत नहीं है, डोंट रश मी। वो वियतनाम की एग्जांपल देते हैं 18 साल रहे, वो इराक की एग्जांपल देते हैं कि 8 साल रहे, वो कहते हैं मेरे तो 6 हफ्ते हुए हैं और मुझे उजलत नहीं है, आई हैव द लग्जरी ऑफ टाइम। दूसरा, वो नेवल ब्लॉकेट तो पहले भी सजेशन आई थी, वो तो हटाने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं है, बल्कि आज उनके जो वजीर जंग हैं पीट हेग्सेट, वो कहते हैं इसके शिकंजे को और मजबूत करेंगे आने वाले दिनों में ताकि ईरान टेबल पे आए। मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कुछ दबाव है पेंटागन के हार्डलाइनर्स की तरफ से। उनका ख्याल है कि पहले जिस तरह हमने एरियल बॉम्बिंग से इनको कमजोर किया, इसी तरीके से सी से भी कमजोर कर दें। ट्रूप्स ऑन ग्राउंड तो वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो सीरियन अमेरिका के लिए एक जैसे कहते हैं कि बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो चुनांचे वो एक आखिरी हल्ला देना चाहते हैं जिसमें ईरान को कमजोर करें, लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है कि वो भी शायद कामयाब ना हो सके। जोग्राफिया ऐसा है ईरान का कि उनके लिए शायद ये आसान ना हो। तो चुनांचे बात फिर वहीं पे आ जाएगी कि इनको वो ब्लॉकेड उठाना होगा। देखिए मैं आपको बताऊं, ये इस तरह नहीं होता, ये दबाव के तहत ईरानी नहीं करेंगे। उनको तो एक एज है, वो ये सोचते हैं कि हमने 40 दिन की जंग के बाद भी हम खड़े हैं, तो इसलिए मेरा। और आपको पता है कि आजकल इतनी मैसिव प्रोपेगेंडा कैंपेन चलाई जा रही है कि जी पाकिस्तान ईरान के ऊपर जो है ना, ईरान की फेवर में कुछ कर रहा है या ईरान के खिलाफ कुछ कर रहा है, कभी कुछ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरानी चाहते हैं कि कोई मुआहदा हो जाए। मेरा ख्याल है कि अमरीकी भी चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए ज्यादा नहीं है सियासी स्पेस, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा है। मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई इनको साइमल्टेनियस ब्लॉकेड उठाना पड़ेगा और तब ही ये मामला आगे चलेगा। एयर मार्शल साहब आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक टर्म बड़ी यूज होती है एयर मार्शल साहब की, हु विल ब्लिंक फर्स्ट, पहले कौन पलक झपकता है। इस वक्त आप जैसे कह रहे हैं कि ईरानी दबाव में नहीं करेंगे, अमेरिकी सदर अपना हाथ ऊपर रखना चाहते हैं, आपकी सर क्या असेसमेंट है। वो कहते हैं मिलिटरीली, तो आज भी जब उनसे सवाल हुआ उनका ये कैसा सवाल है, मैंने तो उनको मिलिटरीली शिकस्त दे दी है, अब तो मैंने इकोनॉमिक ब्लॉकेट लगा लिया है। और उनकी असेसमेंट यह है कि ईरान सस्टेन नहीं कर सकेगा क्योंकि उनकी नाकाबंदी है, ऑयल नहीं जा सकेगा और उनके पास कर्क आइलैंड में ऑयल रिजर्व जो है वो कुछ दिनों बाद वो नहीं उसको वहां सिक्योर कर सकेंगे, मेंटेन कर सकेंगे, लिहाजा उनको अपने ऑयल वेल्स बंद करने होंगे। किस तरह देखते हैं आप एयर मार्शल साहब, आप समझते हैं ये मामला है कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट? जी बहुत शुक्रिया आपका, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डेफिनेटली जी, ये जब से जंग बंदी का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से जो एक आप कहें कि इंफॉर्मेशन ऑपरेशंस के तौर पे चीज़ शुरू हो गई और प्रेशर टैक्टिक्स वाला एलिमेंट शुरू रहा, और ये ब्लिंक फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली चीज़ है क्योंकि अमेरिका जो प्रेशर्स अभी भी डाल रहा है और जिस तरह एक्सेट ने भी कहा कि हम इस कंजे को ज्यादा मजबूत करेंगे, तो उन्होंने अभी डब्ल्यू बुश वाला जो एक कैरियर है एडिशनल वो भी भेजा है, अगर आपको पता चला हो कि तीसरा उन्होंने उधर उस तरफ। तो वो बेसिकली ये प्रेशर टैक्टिक्स तो वो रखेंगे, और ये अब आगे जो है ये गेम ऑफ स्टेमिना और एंड्योरेंस वाला सिलसिला होगा आगे, और डेफिनेटली हु विल ब्लिंक फर्स्ट वाला मामला होगा। और इस मामले में मेरा ख्याल में ईरान ने एक बड़ी मुस्तहकम पोजीशन रखी है शुरू से ही, और वो बार बार उनके आज भी जो उनके जो मीडिया वाला थे उन्होंने ये जिक्र किया कि ये
हमेशा अमेरिका जो है वो विल ब्रेक करता रहा है और अपने स्ट्रॉन्ग टैक्टिक्स के साथ और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स के साथ वो, और ऑफ कोर्स ये जो एक शॉक एंड ऑव वाली थ्योरी उन्होंने रखी है, वो हमेशा विल ऑफ द लीडरशिप को ब्रेक करता रहा है। और ईरान इस मामले में स्ट्रांग रहा है और उसने अपना विल नहीं ब्रेक होने दिया, हालांकि बहुत सेक्रीफाइस और सफरिंग की इन्होंने लीडरशिप के मामले में। तो ये डेफिनेटली एक डिफरेंट रिस्पॉन्स रहा है ईरान की तरफ से एज कम्पेयर टू द अदर गल्फ स्टेट्स। और ईरान ने एक ना सिर्फ ये कि इंड्योरेंस दिखाई है और रेजिलियंस दिखाई है, बल्कि रिस्पॉन्स भी दिया है और कॉस्ट ऑफ वॉर जो है वो बड़ी इंक्रीज की है अमेरिकन के लिए। कि आप जिस तरह अभी जिक्र भी कर रहे थे कि आगे जो है लगता नहीं कि जंग और कोई अटैक होगा, क्योंकि देखें अमेरिका के बहुत सारे जहाज, अभी जब ये जंग खत्म होगी तो एनालिसिस होगा और पता चलेगा कि 40-45 जहाज जो है अमेरिका के तकरीबन इस जंग के दौरान तबाह हुए हैं, जिसमें एयर टू एयर रिफ्यूलर से लेकर और फाइटर लेटेस्ट जो F-35 तक रहे। फिर उसके अलावा जो ईरान जब ये ड्रोन मारता था अपना 20-25 हज़ार डॉलर का, उसके खिलाफ जो पैट्रियट मिसाइल इस्तेमाल होते थे वो 3.5 to 4 मिलियन डॉलर्स के होते थे, और एक नहीं होता था, कई होते थे। सो ईरान ने एक किस्म का एक्सपोज किया कि अमेरिका जिसकी इतनी ज्यादा वेयर विद ऑल है, इतना स्टेट ऑफ आर्ट वेपनरी है, माइटीएस्ट मिलिट्री ऑन द अर्थ है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस है, लिमिटेशंस ऑफ रीच है, लिमिटेशंस ऑफ क्वांटिटी है, लिमिटेशंस ऑफ एप्लीकेशन है। तो ये सारी चीजें उसने एक्सपोज की, और मैं भी यही समझता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में अमेरिका फर्दर मिलिट्री एस्केलेशन को अवॉइड करेगा, जो उसके लिए भी बेहतर है, क्योंकि कॉस्ट ऑलमोस्ट 300-400 बिलियन के दरमियान जो है वो एक तखमीना लगाया जा रहा है कि इनकर कर चुके हैं, और वेपनरी भी काफी हद तक उनकी यूटिलाइज हो चुकी है, जितनी वो बना रहे हैं उससे ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी है जितना उन्होंने पिछले 40 दिनों में इस्तेमाल किया उन्होंने असला। तो आई पर्सनली फील कि अदर देन मिलिट्री एप्लीकेशन और कॉस्ट एक्सेट्रा, जो एक ओवरऑल इनसिक्योरिटी है जिसमें फूड आता है, फ्यूल आता है, बाकी चीजें दुनिया में बहुत ज्यादा हो गई है, रिसेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो ये मामला जो है ये सुलह सफाई की तरफ डेफिनेटली जाएगा। बट द पॉइंट इज दिस के पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में अमेरिका आना चाहता है, बिकॉज अंदर से इंटरनल बहुत वॉइसेस हैं जो ये अब क्वेश्चन कर रही हैं कि जंग किसकी जंग थी, और इसराइल के लिए हमने जो इतना अरसा लड़ी उसका हमें हासिल क्या हुआ। आज भी अगर ट्रंप ये परस्यू कर रहे हैं जंग को, और अभी भी वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं कि हम जो है ब्लॉकेड को खत्म नहीं करेंगे, तो इसमें इसराइल का बहुत प्रेशर है। देखिए ईरान भी चाहता है, अमेरिका भी चाहता है कि इस जंग को खत्म किया जाए, लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो बेसिकली इसराइल है, जो नहीं चाहता कि इस स्टेटस के साथ जंग को खत्म किया जाए, जिसमें ईरान पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से निकले और वो ज्यादा एक मतलब मजबूत तरीके से बाहर आए, जो कि उनके ग्रेटर इसराइल के एक जो अपना उनका एक प्लान है उसके अंदर एक पॉज आएगा या रुकावट है। तो मैं समझता हूं कि डेफिनेटली द मतलब पीस की डील की तरफ जाएंगे, और जिस तरह ये आ भी रहे हैं कुशनर, आप देखें ना जो इनके रेप्स हैं जो डील करने के लिए आ रहे हैं या पहले भी आते रहे हैं या ओमान में भी गए थे, वो कुशनर और विटकॉफ है जी, जो नॉन जायनिस्ट है और नॉन प्रो इजराइल लोग हैं। तो इनसे हम ये तो नहीं कर सकते कि ये ऐसा कोई स्टेटस यहाँ स्टैंड लेंगे जो काउंटर होगा या एंटी इजराइल होगा। तो उसको जहन में रखते हुए हमें ये याद रखना चाहिए कि ये हम जंग बंदी की तरफ जाएंगे तो उस स्टेट पे जाएंगे कि जिसमें ईरान को किसी किस्म की कॉम्प्रोमाइज ऐसा करना पड़े कि जो वो अपनी पॉपुलेशन को और दुनिया को बता सकें, इजराइल और अमेरिका, कि लुक वी हैव नाउ बीन एबल टू विन वॉर एंड दे हैव सरेंडर्ड। आपने कहा विक्ट्री नैरेटिव, वो मैं दोबारा पूछूंगा एजाज साहब के पास भी आके, लेकिन मैं चाहूंगा फैज रहमान साहब। फैज, आप बताइएगा, आप वाशिंगटन डीसी में मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है? क्या एयर मार्शल साहब कह रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत डिसेंटिंग वॉइसेस हैं, जो कि हैं, उनकी अप्रूवल रेटिंग भी गिरी है। सर हमें ये भी बताइएगा कि ये वर्जीनिया के इलेक्शन भी वो हार गए, उन्होंने उस पर भी लंबी चौड़ी ट्वीट की थी कि ये बहुत ही मुनज़्ज़म किस्म की उनके खिलाफ धांधली हो गई है। हाउ डू यू सी? मीडिया को तो रगेदते रहते हैं, वो तो कोई सवाल भी पूछे वो कहते हैं ये फेक न्यूज़ है, फेक मीडिया है, और आप अच्छी खबर को भी बुरी खबर बता देते हैं। फैज, आप किस तरह देख रहे हैं? आपके पास भी खबर है कि नुमाइंदे खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आ रहे हैं मुज़ाकरात के लिए? अभी जी बहुत बहुत शुक्रिया अनवर। देखिए जहां तक इन लोगों का ताल्लुक है डेलीगेशन का, ये तो CNN रिपोर्ट कर रहा है, अभी कोई बाकायदा कंफर्मेशन कहीं से भी नहीं आई, इवन व्हाइट हाउस से भी प्रॉपर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। अच्छा, अब यहाँ भी जो सिचुएशन देखिए ये है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये दिस इज एन एक्सट्रीमली अनपॉपुलर वॉर। ऑलमोस्ट 70% अमेरिकन पब्लिक इसके खिलाफ है। इनकी अपनी जो अप्रूवल रेटिंग है प्रेसिडेंट ट्रंप की, वो 33% पर आ गई है, जो कि ऑल टाइम लो है। यानी आज तक हिस्ट्री में
किसी प्रेसिडेंट की इस फेज में इतनी लो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स नहीं रही। जी अच्छा, फिर दूसरी तरफ जाहिर है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जो एक मसला, जो माशी मसाइल पैदा हो रहे हैं, फिर एक थोड़ा सा डिसेंट है यूथ में खास तौर से। फिर इसराइल की जो पॉपुलैरिटी आपने देखा है, जैसे एयर मार्शल साहब ने फरमाया कि जाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, जिसे मैं कभी एक जुमले में कहता हूँ कि एक मशहूर एक मिसरा है, कोई माशूक है इस पर्दे जंगारी में। तो वो उस माशूक का भी ये हाल है कि तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो प्रो पैलेस्टीनियन ओपिनियन है यहाँ इज मोर पॉपुलर देन द प्रो इजरायली ओपिनियन। तो ये सारे हैं फैक्ट्स ऑन ग्राउंड। लेकिन ये जो इस वक्त इनके जो आप सारे इशारे देख रहे हैं, इस वक्त जितने भी इंदिए आपको व्हाइट हाउस से या पेंटागन से नजर आ रहे हैं, उसका तो मतलब यही है कि वो एक एस्केलेशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस वक्त तीन एयरक्राफ्ट कैरियर्स इस वक्त वहां मौजूद है। आप देखिए जॉर्ज बुश, लिंकन और उसके अलावा आपका फोर्ड, और तीनों बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। और इनके साथ सिर्फ जाहिर है कि पूरा एक वॉरशिप्स भी साथ चलते हैं। तो एक तरफ तो ये लग रहा है, फिर जैसे कि खुद अभी आपने कोट किया कि ये कहते हैं हमें कोई उजलत नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, हम रहना चाहते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ये चीजें जा रही हैं, एक इसमें कोई शक नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे इन द फाइनल एनालिसिस बातें तो टेबल पर तय होंगी, लेकिन अभी इनके एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसी कोई बहुत एपिटाइट नहीं है कि इसको ये फौरी तौर पर सिर्फ बातचीत के जरिए हल करें। और अगर उसको आप इस तरह से भी देखें कि जो ब्लॉकेड है, आप देखिए इन्होंने 12 अप्रैल को जैसा फर्स्ट राउंड खत्म हुआ और फौरी तो ब्लॉकेड लगा दिया गया, और उसके बाद इन्होंने फिर बाकायदा पिवट किया, यानी एक जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा जाता था, अब वो ऑपरेशन इकोनॉमिक फ्यूरी है। तो अब ये समझते हैं ट्रंप और इनकी जो क्लोज वॉर कैबिनेट है, उनका ख्याल ये है कि ब्लॉकेड काम करेगा, और देखना यह है कि दुनिया जो इस ब्लॉकेट से डबल अच्छा, मैं आपको ये बता दूं, फैज की कोई लाइव शो है जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान है, उन्होंने ये खबर शेयर कर दी है कि अमेरिकी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। तो ये अब ऑफिशियल हो गई है। पहले तो आपने कहा ना अमेरिकी मीडिया कह रहा है, मेरे पास अभी खबर आई है कि अमेरिकी वफ्द कल पाकिस्तान पहुंचेगा। ये कैरोलिन लिविट की तस्दीक। जी जी जी, ये अच्छी खबर है जाहिर है। लेकिन इसमें देखिए, अब इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि वहां से कोई बहुत ही हार्श मैसेज ये दोनों लेके आ रहे हैं, और कोई ऐसा पैगाम है जिसके लिए जाहिर है वाइस प्रेसिडेंट को आने की जरूरत नहीं है, और ना ही ऐसी कोई तवक्को है कि कोई चीज रैप अप हो। लेकिन इट मस्ट बी अ मैसेज, इन माय ओपिनियन अ हार्श मैसेज, लुकिंग एट द ग्राउंड रियलिटीज, जिस वक्त फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है, कि कोई ऐसा मैसेज डायरेक्ट जो है वजीर खारजा को पहुंचाया जाए इस्लामाबाद में। और उसके बाद लेकिन देखिए, अब ये टाइमलाइन कुछ समझ में नहीं आ रही कि अगर वो मॉस्को जा रहे हैं इराक़ी साहब, तो क्या इस बातचीत के बाद जाएंगे या बातचीत से पहले जाएंगे? अगर आप इजाजत दे तो मैं जरा ये एजाज साहब से, ये आपने बड़ा अहम नुकता उठाया। एजाज साहब, ये मेरे पास जो आया है, जो मैंने शेयर भी किया कि व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी है कि वो कल पहुंच रहे हैं। तो ये जो नुकता फैज साहब उठा रहे हैं, ज़रबत है अब्बास अरागची साहब ने तो अपने ट्विटर एक्स टाइमलाइन पे कहा है कि वो मस्कत भी जा रहे हैं और मॉस्को भी जा रहे हैं। तो कुछ सर आप बताएंगे, आप मतलब आप तो यू आर एक्सपर्ट इन इट, कि वो दोबारा मतलब यहां पर उनका स्टे होगा फिर जाएंगे, या ये पहले मुलाकात से पहले होकर आ जाएंगे? देखिए, प्रोग्राम का तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक कमेंट मैं जरूर देना चाहता हूं, क्योंकि दोनों पैनलिस्ट ने एयरक्राफ्ट कैरियर्स की बात की कि तीसरा भी आ गया है, लेकिन जो पहले दो हैं उन्होंने भी कोई खास काम तो नहीं किया था जो तीसरा भी कर लेगा। तो अच्छा। वो एक इंटिमिडेशन, मैं आपको बताऊं, मैं अभी कल कराची में था, एक नेवी की एक्सरसाइज थी या सेमिनार सा था, तो उसमें भी वो ये अब बात चल निकली है कि ये बड़े शिप्स जो हैं इनका कोई यानी किस हद तक उनकी अफादियत है। मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा ईरान जो है मुतासर नहीं हुआ पहले भी, और शायद अभी भी नहीं होगा। और ये जो हार्श मैसेज जो हैं वो अमेरिकन क्या लाकर आएंगे? देखा, ईरानियंस ये समझ रहे हैं कि वो इस वक्त एक एज रखते हैं, वो समझते हैं हमने 40 दिन की जंग जो है वो सरवाइव कर ली है, तो हम आगे भी कर लेंगे। इसलिए मेरा ये ख्याल कि अब हार्श मैसेजेस के एक्सचेंज होने से कोई फायदा होगा। पाकिस्तानियों की भी शायद यही कोशिश होगी, हमारी क़यादत की भी, कि कोई ना कोई मामला आगे सुलझाव की तरफ जाए। अब खाली हार्श मैसेजेस के एक्सचेंज होने से फायदा कुछ भी नहीं होगा। अब तो इनको रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि ऑफ रैंप अमेरिका को भी चाहिए। मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के लिए
आपने खुद कहा, फैज साहब ने भी कहा कि पॉपुलैरिटी रेट जो है वो बहुत बहुत ज्यादा गिर गया है, और रिपब्लिकन पार्टी बिल्कुल नहीं चाहेगी कि ये जंग जारी रहे और वक्त आ जाए मिड टर्म इलेक्शंस का। इसलिए वो भी चाहेंगे, ये एक आखिरी हल्ला है जो नेवी के जरिए वो करना चाह रहे हैं कि शायद हम ब्लॉकेट को रिमूव करा लें, वो होगा नहीं। इट्स नॉट गोइंग टू बी दैट इजी। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो भी कोई ऐसा पैगाम नहीं लाएंगे। सिर्फ इनको ये सोचना होगा कि अमेरिका को अब कैसे फेस सेविंग थी, उन्होंने एक पोजीशन ले ली थी। तो इसीलिए मुझे ये जी सर, आप इसकी सही कह रहे हैं कि वो जो व्हाइट हाउस की तर्जुमान ने ये भी कहा है कि उनको ईरान की तरफ से मुस्बत पेशरफ्त नजर आ रही है। आपको याद होगा प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जुम्मे के दिन जो है वो कोई इस पे अहम पेशरफ्त हो सकती है। तो सर, बिफोर आई गो टू एयर मार्शल साहब, मैं एजाज साहब ये भी आपसे जानना चाहूंगा, पाकिस्तान एक मीडिएटर है, फैसिलिटेटर है, इस रोल को आप जरा डिफाइन कीजिएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा कि बहुत से मैं चैनल्स पे या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे देखता हूं कि पाकिस्तान के किरदार के हवाले से बात की जा रही होती है। मीडिएटर या फैसिलिटेटर का क्या रोल होता है? क्या हम किसी पे इंपोज कर सकते हैं कि वो आकर बैठे और बातचीत शुरू करें? नहीं, ये तो नहीं होता ना हमारा। पहले तो हमने फैसिलिटेटर का काम किया, सहूलतकार का। हाँ। बाद में दोनों पार्टी चाहती थी तो हमने मीडिएटर बन गए, और उसके बाद बड़ी अच्छा काम किया क्योंकि दोनों की तरफ से तारीफ की गई, बल्कि दोनों क्या पूरी दुनिया की तरफ से तारीफ थी। अब ये एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, मेरे ख्याल में भारत ने या इजरायली लॉबी ने शायद ये एक, यानी दो किस्म के प्रोपेगेंडा शुरू कर दिए। एक तो ये कि ईरान के अंदर जनाब वो फैसला नहीं हो रहा, डिसफंक्शनल हो गए हैं, आईआरजीसी फैसले कर रही है। दूसरे ये सब का सब प्रोपेगेंडा था। और दूसरा ये कि पाकिस्तान जो है अमेरिका की तरफ झुकाव है और वो ईरान पे दबाव डाल रहा है। भाई अगर दबाव डाल रहा होता तो ईरानी वजीर खारजा क्यों आते? तो मैं समझता हूँ कि ये सारी जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है उससे हटकर अगर आप ग्राउंड रियलिटीज देखना चाहते हैं तो ग्राउंड रियलिटीज यही हैं कि ईरान भी अपने आप को बड़ा कॉन्फिडेंट महसूस कर रहा है, अमेरिका जो है उसको भी ऑफ रैम्प चाहिए, और दोनों पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान पे 100% एतबार है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो क्यादत है उसने बड़े इखलास के साथ, बिल्कुल सिंसियरिटी के साथ जो है दोनों मुल्कों के साथ राब्ता रखा है। कोई झुकाव एक तरफ या दूसरी तरफ नहीं दिया है, कंस्ट्रक्टिव प्रपोजल्स दी हैं। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की सफारतकारी का ये अरूज है, इस वक्त एक बहुत आला मकाम है जिसमें पाकिस्तान की पूरी क़यादत, सिविल, मिलिट्री और सब के सब मिलकर इस खित्ते में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये अच्छा काम है जो हम इस वक्त कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ा रोशन वक्त है। मुझे काफी यकीन है कि इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और यहाँ पे अमन आएगा जी, इंशाल्लाह। एयर मार्शल साहब, सर अभी आपने फैज का सुना कि वो कह रहे हैं एस्केलेटिंग लैडर उनको बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ईरान मिलिटरली केपेबल है कि वो, देखिए उन्होंने तो जबरदस्त किस्म की फाइट पुट ऑन की 39-40 दिन की जंग में। आप क्या समझते हैं? आपने अमेरिका का तो बताया कि डिप्लीट हुए उनके बहुत से रिसोर्सेज, जो नजर भी आ रहा है, और एजाज साहब की राय है कि अब वो ऑफ रैम्प चाह रहे हैं। ये व्हाइट हाउस की भी तस्दीक हो गई है कि वो ईरान के हवाले से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है और अपने नुमाइंदे भेज रहे हैं। मिलिटरली ईरान इतना स्ट्रांग है कि वो अभी भी खड़ा है, और अगर खुदा ना खासा दोबारा से एस्केलेटरी लैडर बढ़ती है तो ईरान अपना दिफा कर पाएगा उसी तरीके से जैसे पहले किया। जी देखें, ईरान ने जो पिछले कई दहाइयों से अपनी मिलिट्री की जो एक आप कह लें इक्विप किया है अपने, और जो प्लानिंग की है और जो उनका अपना एक स्टाइल ऑफ वॉरफेयर रहा है वो बड़ा सिमेट्रिक रहा है। ईरान ने बहुत एक आप समझ बूझ के साथ जिस तरह अपनी रिस्पांस दिया, उससे पता चलता है कि उन्होंने ये कंप्लीट प्लानिंग की हुई थी और उन्होंने हर तरह की कॉन्टिजेंसी को मलूज़ खातिर रखते हुए। देखिए ये एक कोई नॉर्मल चीज नहीं होती कि एक मुल्क जो कि आप कहें कि अंडरडॉग है, और उसके अलावा ना सिर्फ ये कि वो दुनिया की दो सबसे माइटीएस्ट पावर्स, मिलिट्री पावर्स को फेस कर रहा है, विच हैज नेवर एवर बीन सीन ऑन द फेस ऑफ अर्थ। अगर आप इसको देखें जिस तरह की फाइट अमेरिका की, और ठीक है न्यूक्लियर कैरियर्स वगैरह एक्सपोज तो होते हैं लेकिन उनकी वैल्यू है अभी भी, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है। वो कोई इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। ये फोर्ड वगैरह और जो ये लिंकन और ये, दे आर वन ऑफ द फ्यू ऑफ द माइटीएस्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एयरक्राफ्ट कैरियर जिनका बहुत मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है, बहुत मजबूत नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर करने के काबिल हैं। 70 से ज्यादा एक जहाज होते हैं फाइटर्स इनके एक कैरियर पे, फ्रिगेट्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, डिस्ट्रॉयर्स होते हैं, अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, बेतहाशा मिसाइल होते हैं डिफेंस के। तो ये एक पावर शो है जो वो करना चाह रहे हैं। और फिर उसके अलावा ईरान के खिलाफ उनके सारी गल्फ कंट्रीज जो उसके नेबर्स हैं, विद ऑल दिस सॉर्ट ऑफ वल्नरेबिलिटीज एंड सब चीजें देखते हुए ईरान ने ना सिर्फ अपना दिफा किया है,
उसके अलावा जो रिस्पांस दिया है सिमेट्रिक तरीके से, क्योंकि उन्होंने अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी को और ड्रोन टेक्नोलॉजी को बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने रखा। ना सिर्फ ये कि एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, बल्कि उनकी प्रोटेक्शन और सेफ्टी बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने रखी है, जिसने अंडरग्राउंड उन्होंने बनाए हुए हैं साइलोज वगैरह, कि वो अभी तक रिस्पांस दे रहे थे। और एक मिथ जो थी कि इम्प्रेग्नेबल है इजराइल का डिफेंस, वो खत्म कर दी। अमेरिका की मिथ थी कि अनलिमिटेड रिसोर्सेज और रीच है, उसको खत्म कर दिया। तो वो डेफिनेटली अभी उनके पास इतना है असला, और ये अमेरिका भी मानता है कि वो किसी की तरह का रिस्पांस दे सकते हैं। और डेफिनेटली अगर एयरक्राफ्ट कैरियर करीब आते हैं तो उनको भी निशाना बना सकते हैं। तो ईरान के पास जो अभी मिलिट्री माइट है, यही वजह थी कि पिछले 5, 6, 7 प्रेसिडेंट्स पे जब बोझ पड़ा कि भी आप इसके खिलाफ अटैक करें, उन्होंने नहीं किया, बिकॉज दे न्यू कि भाई इतनी ताकत है ईरान के पास और इतना दिफा करने की हिम्मत भी है। उसके अलावा दूसरी चीज जो मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा वो ये कि जैसे ये प्रोग्रेस करती है वॉर और प्रोटेक्टेड होती है, तो देखें उधर उसमें रीजनल प्लेयर्स भी आ जाते हैं। उनके भी कुछ मफाद होते हैं। चाइना है, रशिया है। रशिया के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा इक्विपमेंट दिया यूक्रेन को, बहुत चीजें उन्होंने दी। तो वो तो एक लैंड की कनेक्टिविटी है ईरान की, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी। तो ऐसा क्यों नहीं होगा कि अगर ये एक्सटेंड होती है वॉर, तो चाइना भी जो है उसको बड़ी रिजर्वेशन है अमेरिका की प्रेजेंस से और अमेरिका का कंट्रोल होमस पे होने से। रशिया को भी बड़ी है, और वहां पे ये फॉरेन मिनिस्टर भी उनके जा रहे हैं। तो कुछ उम्मीद नहीं होती कि उधर से भी आपको एक सप्लाई रूट खुला हो, लॉजिस्टिक्स चल रही हो। तो मैं समझता हूं कि ये अगर एस्केलेट करते हैं तो ये डेफिनेटली इट विल बी अनदर अ ग्रेव मिस्टेक बाय अमेरिका ऑन द बिहेस्ट ऑफ इजराइल, अगर इस तरह की वो चीज करने की कोशिश करते हैं। जाती तौर पे मैं ये समझता हूं कि ज्यादा डिटरेंस और ये प्रेशर टैक्टिक्स हैं, और वही जो चीज हम पहले जिक्र कर रहे थे कि हु इज गोइंग टू ब्लिंक फर्स्ट इज गोइंग टू बी, कि चिकन आउट कौन होता है पहले। तो वो वाली चीज है, वो देखने वाली आइंदा आने वाले दिनों में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हो। वेरी इंपॉर्टेंट जी। मैं ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक से कबल थैंक यू वेरी मच एजाज चौधरी साहब, आपका इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। हमारे साथ एयर मार्शल साहब मौजूद रहेंगे और साथ में जो है फैज रहमान साहब एक छोटा सा वक्फा शामिल करेंगे। वक्फे के बाद दोबारा लौट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक व्यूअर्स। अभी आप गुफ्तगू सुन रहे थे और हमने ब्रेक भी की अपने प्रोग्राम में भी, बाद में भी पीटीवी ने ब्रेक की कि जो व्हाइट हाउस है उन्होंने तस्दीक की है कि अमेरिका के सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर जो हैं वो कल पाकिस्तान आ रही हैं और उनकी फिर मुज़ाकराती अमल में वो शिरकत करेंगे। काफ़ी बड़ी ये खबर है क्योंकि पूरा ये जो वीक था इसमें यही था कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो है वो कब शुरू होगा। तो इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे, इस पर हमने गुफ्तगू की भी, इसको आगे बढ़ाएंगे। हमारे नए मेहमानों ने भी हमें ज्वाइन किया है, अहमद मंसूर इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं, वो उन्होंने हमें ज्वाइन किया, सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मंसूर जाफ़र साहब जो मशरक़ वस्ता के एक्सपर्ट हैं, आप इनकी खबरें और तज़िये सुनते हैं, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। और एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब और जो हमारे साथ पहले फैज़ रहमान साहब मौजूद हैं वाशिंगटन डीसी से, उनको भी दोबारा एक दफ़ा वेलकम करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूँगा जी मंसूर साहब, आपसे जानना चाहूँगा मैं कि बताइएगा ये जो एक पेशरफ सामने आई है कि मंसूर जाफ़र साहब आपसे मुखातिब हूँ, ईरान के वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ ला रहे हैं, अमेरिका की मुज़ाकराती टीम भी आ रही है और हमने देखा कि इस दौरान पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी कोशिशें और काविशें की गई। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मुलाकात भी हुई, ईरान के सफ़ीर से भी हुई, फिर जो अमेरिका की यहाँ पर चार्ज डी अफेयर है उनसे मुलाकात हुई, चाइना के सफ़ीर से हुई, हमारे जो वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर-ए-आज़म उनकी बहुत सी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई मुख्तलिफ ममालिक से। तो आप समझते हैं कि एक तरह से दोबारा माहौल बनते हुए आपको दिखाई दे रहा है बातचीत का, मुज़ाकराती अमल का? जी यकीनन उम्मीद थी इस बात की, खासतौर पे पहले जो सिर्फ इराक़ी साहब की आमद की इतला थी तो यही ख्याल किया जा रहा था कि शायद ये बायलैटरल नौयत की डिस्कशन होगी और उसमें पाकिस्तान के साथ उनके मुज़ाकरात होंगे। लेकिन अब व्हाइट हाउस की तरफ से जो रिसेंट ऐलान सामने आया है उसके बाद यकीनन एक जो सेकंड राउंड जिसे मुज़ाकरात का 2-0 राउंड कहा जा रहा है, उसके हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त यकीनन बहुत उम्मीद है और उसके लिए यकीनन जो पाकिस्तान की बैक एंड फोर्थ डिप्लोमेसी मैसेजिंग जारी रही है मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स के साथ, वो तमाम की तमाम जो है वो समरबार हो रही। और इस वक्त और खासतौर पे इसमें पाकिस्तान में जो दिल बड़ा करते हुए दीगर स्टेक होल्डर्स को भी
अपने साथ ऑन बोर्ड किया है, वो भी मैं समझता हूँ बड़ा एक जेन्युइन काम है, बिलखसूस रूसी वजीर खारजा को भी, और खासतौर पे साक्षी साहब ने जो अपनी 2 डेस्टिनेशन की हैं, मॉस्को भी जा रहे हैं, ओमान भी जा रहे हैं, तो लग ये रहा है कि वो फॉरेन इशूज के जो माजी में कुछ तात्तुल का शिकार बनने का बायस बने हैं, उनको इस वक्त मेरा ख्याल इस राउंड में जो है एड्रेस करने के लिए, इसी वाले से जो यूरोपीय यूनियन की जो नुमाइंदा खसूसी है, उनका भी स्टेटमेंट अगर आप देखें तो उन्होंने भी जो जोहरी तवानाई के हवाले से खासतौर पे जो कंसर्न थे यूरोपीय यूनियन के, उसको एड्रेस करने के लिए अपना एक फार्मूला कह लीजिए, एक आइडिया जो पुट किया है। लग यही रहा है कि वो जो JCPOA के हवाले से कुछ कंसर्न पाए जाते थे, इसी वजह से आपने सुना है कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो एक बड़ी अच्छी डील की बातें कर रहे हैं, और खासतौर पर कंपेरिजन जो के बारे में करते हैं, तो लग यही रहा है कि बैकएंड पे काफी सारा होमवर्क जो है वो तय पा चुका है। अब चीजों को एक फ्रेमवर्क के तहत जो है वो फाइनली स्पेल आउट करके उस पर सेट देयरली डिस्कशन जो है लेकिन उसका आगाज होगा। अगरचे इसमें कोई सॉरी जिसे कहना चाहिए नतीजे की तवक्को शायद ना हो, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ बोथ हॉर्नी इशू के लाइक जैसे बंदिश है आपने होर्मुज की, और उसके साथ साथ जो ब्लॉकेड है, मैं समझता हूँ अगर साइमल्टेनियसली इन दोनों फरीकों की तरफ से इसके खात्मे का ऐलान कर दिया जाए तो एक बड़ा ही कंड्यूसिव, एक बड़ा ही गुडविल जेस्चर होगा, और ये मुज़ाकरात को हकीकी मानों में जिसे कहना चाहिए समरबार करने के लिए, बराबर करने के लिए बहुत ही फैसिलिटेटिंग फैक्टर होगा, क्योंकि इस वक्त दुनिया बहुत ज्यादा मुतासर है इसके कि ये 2 ममालिक, ये फरीक जो आपस। जी मंसूर, आपने बड़ा अहम नुक्ता उठाया। मैं अहमद आपसे जानना चाहूँगा, आप बताइएगा 2.0 मुज़ाकरात की बहुत बात हुई और इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा इम्पेशंस भी दिखाई दिया हमें कि जी क्यों नहीं हो रही मुज़ाकराती अमल क्यों नहीं हो रहे। तो मैं भी आपकी टाइमलाइन पे देख रहा था, आप यही कह रहे थे कि जब तक से वैसे तो आपने अज़रा तफन्नुन कहा था इस्लामाबाद के रास्ते मसदूद हैं, समझ जाएं कि मुज़ाकराती अमल जो है ट्रैक पर है, तो आप समझते हैं ये बैक एंड डिप्लोमेसी की बहुत सी वजूहात है जिनकी वजह से अब हमें कुछ डॉट्स जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये जो दौरा है ईरान के वजीर खारजा का, ये बहुत ज़्यादा गैर मामूली हैसियत इसलिए इख्तियार कर गया है कि अब व्हाइट हाउस ने तस्दीक है कि अमेरिकन भी आ रहे हैं। अनवार साहब 100% ये मुज़ाकरात एक लम्हे के लिए भी डी ट्रैक नहीं हुए। अच्छा। यही पाकिस्तान की जो एक कामयाबी है जिसने इन मुज़ाकरात को मुसलसल जारी रखा और खुफिया भी रखा। हाँ, ये राब्ते अमेरिका और ईरान के पाकिस्तान के जरिए ये कभी भी नहीं टूटे। क्यों? अगर ये टूटे होते तो फिर ये जंग बंदी में गैर मुइन्ना मुद्दत की तोसी ना होती। अगर ये राब्ते टूटे होते तो पाकिस्तान में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, मुज़ाकरात के लिए जो स्टेज सजी हुई है, जो इंतजामात हैं, वो हमें नजर आता कि हम रिलैक्स हो गए हैं। हम रिलैक्स नहीं हुए। पाकिस्तान में तैयारियां जिस लेवल पे हैं, वो जो अभी जो नाम आ रहे हैं इससे भी ऊपर के लेवल की तैयारियां हैं। आप देखें जो जैरेड कुशनर आ रहे हैं, स्टीव विटकॉफ, और ये भी सैटरडे को कहा गया कि ट्रैवल करेंगे कल, और सैटरडे का मतलब है कि अमेरिका का सैटरडे है तो पाकिस्तान का तो ये संडे बन जाएगा। चलें कल आएंगे। और इराक़ची साहब जो हैं वो इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं वो इस्लामाबाद लैंड कर रहे होंगे, तो रात का टाइम है, तो ये भी कल दिन में जाएगा। फिर उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि उन्होंने मस्कत भी जाना है, उन्होंने मॉस्को भी जाना है, और वो भी इन्वॉल्व हैं इसमें। इसका मतलब ये है कि ये सारा इस्लामाबाद प्रोसेस ही चल रहा है। तो अब ये जब ये हो जाएगा, ये वाला राउंड, ये तो अब तय है, ये जो 2-0 है ये राउंड जो है वो तय है, लेकिन इसका जो लेवल थोड़ा हमें डी ग्रेड नजर आ रहा है कि वाइस प्रेसिडेंट नहीं है अमेरिकन, जेडी वैंस साहब नहीं तो है। फिर इसका मतलब यह है कि फिर इसके बाद MOU साइनिंग। हम देखें क्या सराइयां, हम कोई इसमें ये कह दें कि इसमें खुशफहमी पाल लें, या हम टोटल कह दें कि हमें इसमें कोई उम्मीद नहीं है। हम 2 एक्सट्रीम्स में मत जाएं। लेकिन जो इस वक्त की पोजीशन है, पाकिस्तान ने जो इसका रोल था वो अभी तक इंटैक्ट है, और पाकिस्तान इसको आगे बढ़ा रहा है, इस्लामाबाद प्रोसेस को। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपसे जानना चाहूंगा फैज, आप यूएस में बैठे हैं, अमेरिकी सदर कहते हैं मैं ऐसी डील करना चाहता हूं जो बहुत जबरदस्त किस्म की, मुझे उजलत नहीं है। कुछ आपके जहन में क्या खदोखाल है, उनकी डील से क्या मुराद है? आपने मिलिटरीली बात की, अभी एयर मार्शल साहब ने कहा कि ईरान जो है उन्होंने 2 माइटीएस्ट जो फोर्सेस है उनका बड़ा जबरदस्त किस्म का मुकाबला किया। व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से कि ऐसी डील
जो बड़ी ज़बरदस्त होगी। आपके जहन में उनके लिए रेड लाइन ये न्यूक्लियर है ईरान का, क्या है फैज, आप बताइएगा इस हवाले से। देखिए, उनके अभी जो जॉन बोल्टन साहब, उनके साबिका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि ट्रम्प की पॉलिसी बहुत इनकोहेरेंट है, गैर मरबूत, इनको खुद नहीं मालूम कि वो क्या कर रहे हैं। और उनका कहना यह है कि ये ही हैज लॉस्ट हिज वे, यानी वो खुद हो गए हैं इस पूरे प्रोसेस में। तो देखिए, अब डेफिनेशन वो खुद डिफाइन करेंगे कि आखिर डील वो अगर चाहते हैं, जबरदस्त डील, ग्रेट डील, तो वो डील क्या है, क्या चाहते हैं। ये जो वो सारी बातें जो वो टेबल पर रख रहे हैं, मिसाल के तौर पर नो न्यूक्लियर वेपन्स, वो सारी बातें, या इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आप खोलें, वो तो जंग से पहले सब कुछ जारी और सारी था। 2015 में ईरान ने पहले ही सब कुछ लिख के दे दिया था JCPOA के जरिए कि हम वेपन नहीं बनाएंगे, और वो पूरी ओपन, यानी उनकी सारी सर्वेलेंस हो रही थी, इंस्पेक्शन हो रहे थे, और पूरा यूरोप, चाइना और सारी बड़ी बड़ी ताकतें उसकी गारंटर्स थी। तो अब ये नहीं समझ में आता है कि क्या दोबारा उसी डील पर जाएंगे। तो इनका जो असल, देखिए, सबसे बड़ा जो मसला है, ये है बुग़्ज़े उसका, जो कहना चाहिए, ओबामा का शिकार, कि वो ओबामा की तरह, वो ये चाहते हैं कि जो ओबामा ने डील की थी 2015 में, इनको उससे कोई बेहतर डील मिल जाए, और वो मामला वहां जाता नजर नहीं आ रहा। तो इसके क्या खदोखाल होंगे, लेकिन एक तो वो खुद क्या चाहते हैं, लेकिन एक ये कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो उनकी लॉबी है, वो क्या चाहती है। वो लॉबी ये चाहती है कि मामला एस्केलेट हो, आगे बढ़े, और आप अपनी ताकत का मुजाहरा करें। और जिसमें पीट हेग्सेट साहब जैसी, जिसकी बात करते हैं बार बार, उनका एक पेट फ्रेज है, लॉक्ड एंड लोडेड। तो जाहिर है, देखिए, इनकी अपनी ख्वाहिशात हैं, दुनिया ऐसे नहीं चाहती, दुनिया का बहुत प्रेशर है इस वक्त इनके ऊपर, अमेरिका के, यूरोपियन यूनियन ने अपना एक फार्मूला दे दिया है, जर्मनी ने कहा कि हम रिलैक्स कर सकते हैं सैंक्शंस। तो पाकिस्तान का जाहिर है कि इसमें जो रोल है वो एक कलीदी रोल है, और जैसा कि अभी हमारे अहमद साहब ने फरमाया कि वो इट कंटिन्यूज। और यही आप खुद, जो अभी व्हाइट हाउस ने ये कहा है कि ईरान का मैसेज पहुंचा उनके पास, तो जाहिर है उसका कंडुइट कौन होगा, पाकिस्तान के जरिए वो मैसेज पहुंचा है, पाकिस्तान ही ये मैसेजिंग कर रहा है, तो पूरी तरह से एंगेज है। ये मीडिएशन का पूरा प्रोसेस जारी और सारी है, और उम्मीद है कि अच्छी बात नजर आए। लेकिन खुद यहाँ पर वॉशिंगटन में इस वक्त क्लैरिटी ऑफ थॉट आपको नजर नहीं आ रही, और यही सबसे बड़ा इस वक्त, ये बहुत बड़ा अहम सवाल है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट होनी चाहिए। एयर मार्शल साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, ईरान के वजीर खारजा ने मॉस्को और मस्कत भी जाना है, यानी ओमान भी जाना है, और हमने देखा है कि ईरान, रशिया जो है, उनके वजीर खारजा बड़े वोकल हैं और वो इस हवाले से अपना मौक़िफ़ भी दे रहे हैं। वजीर खारजा इसहाक डार साहब, नायब वज़ीर आज़म की भी उनसे टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई, फिर ओमान भी उनका एक्सपेक्टेड है दौरा, और उन्होंने अपनी ट्वीट में ये कहा था कि वी गिव प्रायोरिटी टू आवर नेबर्स, और हम करीबी रब्ताकारी के लिए मौजूदा खित्ते की डेवलपमेंट में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप समझते हैं उनसे भी शेयर की जाएगी बातचीत, इनपुट लिया जाएगा, और जब अमरीकी वफ्द आ रहा है, जैसे तस्दीकी व्हाइट हाउस थे, तो उनके सामने फिर ये तमाम चीज़ें जो हैं, ताकि जो अपना या तो पैगाम लेकर जा रहे हैं ईरान, या उनकी भी इनपुट ली जाएगी इन नुकात पे, न्यूक्लियर के इशू है या दीगर इशूज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का। जी बिल्कुल, देखिए, ईरान की जो इस वक्त एक स्ट्रेंथ है वो उसकी रीजनल कनेक्टिविटी है, और ये रीजन की जितनी कंट्रीज हैं और जितनी पावर्स हैं वो इस वक्त फेवरेबली डिस्पोज हैं ईरान की तरफ। और वो कंट्रीज भी जो कि उनकी नेबर्स हैं और जो होस्टाइल रही हैं और जो इस्तेमाल होती रही हैं इसराइल के फेवर में और अमेरिका के फेवर में अगेंस्ट ईरान, उनका भी स्टांस जो है ना वो काफी हद तक चेंज हुआ है ड्यूरिंग द वॉर। जी, एक्सेप्ट फॉर अगर आप कहें कि यूएई एक ऐसी कंट्री है जो कि डेफिनेटली एक बहुत इसराइल के साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनका, और ये वो। लेकिन अगर आप सऊदीया का स्टांस देखें, कतर का स्टांस देखें, जो मेजर मतलब पावर्स हैं उधर, जी, और ओमान तो डेफिनेटली है ही, मतलब तो वो कंट्रीज हैं जिन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया। कोई अमेरिका भी जो चाह रहा था कि किसी तरह से उनको भी इन्वॉल्व किया जा सके, और इसराइल भी चाह रहा था, तो वो हुई नहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व किसी किस्म की, और ना वो होना चाहती हैं। और अब वो चाहती हैं कि किसी तरह से ये जो एक एक्शन शुरू हुआ है मिलिट्री वाला, उसके अंदर ना सिर्फ पॉज है बल्कि परमानेंटली इसको खत्म किया जा सके। एग्जैक्टली। तो ये, और उसके अलावा रीजनल कंट्रीज में डेफिनेटली पाकिस्तान है, उधर चाइना है, रशिया है, ये तमाम पावर्स भी जो हैं इस वक्त डेफिनेटली चाहती हैं कि ये जितना अमेरिका ने मतलब एक किस्म की तबाहकारी की है ईरान के खिलाफ, वो जो कंट्रोल चाह रहे हैं होमस का, वो ना हो, और इसमें पीस
प्रोसेस जो है उसको आगे बढ़ाया जाए, और चाइना इसमें बिल्कुल शामिल है। और डेफिनेटली ईरान की एक कम्युनिकेशन जो है चाइना के साथ भी चल रही है, दो कि चाइना नेवर वांट्स टू गेट डायरेक्टली इन्वॉल्व। रशिया जरा ओपनली करता है इन चीजों को एक्सप्रेस, और ये वो, और पुतिन की भी वो पॉलिसी रही है। और डेफिनेटली करना इस वजह से भी चाहिए क्योंकि यूक्रेन को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया अमेरिका ने पिछले अरसे में और यूरोपियंस ने। तो मैं समझता हूँ कि ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है ये ईरान की एक स्ट्रेंथ है और उसके फेवर में है, और वो चाहेगा कि इस चीज को जितना इस्तेमाल कर सके, क्योंकि ये एक कॉरिडोर भी है उसके लिए कि अगर टुमारो लॉजिस्टिक्स बंद होती हैं हॉर्मुज के थ्रू जहां से उसकी 90% जाती हैं, तो ये जो रीजनल और रोड कनेक्टिविटी है ये बहाल रहे, और इससे लॉजिस्टिक्स जो है चाहे वो फूड सिक्योरिटी है या वो अदर सिक्योरिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। तो आई पर्सनली थिंक दैट ईरान विल रिमेन एंगेज विद द नेबर्स, और वो उसके साथ फेवरेबल रखेगा एक प्रोसेस। वेरी फेयरली पुट अप। मंसूर जाफर, आप क्या कहेंगे रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ ईरान के हवाले से? यकीनन अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता, और खासतौर पे जिस तरीके से ईरान इस वक्त बरादरान यूसुफ में घिरा हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसके बाद यकीनन उसके पास यही एक ऑप्शन रह जाता है कि वो जो अल्टरनेट रूट्स हैं उनको वो इंगेज रखे अपने पास। वैसे ईरान के पास बहुत सारे तकरीबन उसकी सरहदें 7 ममालिक के साथ लगती हैं, तो उन्हें अपना वो जो वो तमाम के तमाम एवेन्यू जो है उन्हें अपनी खासतौर पे इस वक्त जो तफसील के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और ईरान ने माजी में उसे इस्तेमाल भी किया। खासतौर पे जंग से पहले जिस तरीके से ब्लैक सी को इस्तेमाल करके उनको असला वगैरह रूस से फराहम किया जाता रहा है, वो रूट तजारत के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से उनकी चाबहार के जरिए हमारा गवादर और ये सारी कनेक्टिविटी, ये भी यकीन उनके ऑप्शन उनके पास मौजूद है। तो लिहाजा ईरान ने अपने कार्ड जो है बड़े केयरफुली खेले हैं। उन्होंने खित्ते के ममालिक जो हैं, अफगानिस्तान से भी उनकी कोई ऐसी बड़ी नाराजगी नहीं है। अमीर मुत्तकी साहब भी मिले हैं गालिबन मेरे ख्याल में, या उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है अब्बास अराक्ची साहब से? जी 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 जी। तो इस लिहाज से मतलब उन्होंने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे हुए हैं, और इसको देखते हुए लग रहा है कि ईरान जो है वो कोई बहुत ज्यादा इसे मसाइल का शिकार नहीं होगा। लेकिन जो बेसिक उनकी मैं समझता हूँ लाइफ लाइन है वो तो यकीनन वो आबनाए हुर्मुज़ है, ना सिर्फ उनकी बल्कि दुनिया की बड़ी सप्लाई चेन जो है वहीं से गुजरती है। उसका मुतबादिल तो यकीनन और कोई नहीं हो सकता। ये हंगामी अरेंजमेंट तो हो सकते हैं, लेकिन आप सही बात है कि बेसिक लाइफलाइन ये है। अहमद मंसूर, आपसे टुवर्ड्स कंक्लूडिंग आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी देखें, ईरान और अमेरिका दोनों अपने कार्ड बड़े बेहतरीन खेल रहे हैं, और बाज़ जगहों पे तो बिल्कुल एक है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ है, क्या इस पहले ईरान टैक्स ले रहा था वहां से? नहीं। अमेरिका ले रहा था? कतई तौर पे नहीं। अगर दोनों मिलके ले लेंगे तो किनका फायदा है? अगर दोनों नहीं लेंगे तो किनका फायदा है? इसलिए कुछ इशू मैं नहीं समझता कि इसके ऊपर कोई बड़ी कोई ऐसे कोई यहाँ पे कोई हर्डल है, रुकावट है। ये मामला सेटल हो जाना है। जो असल मेन पॉइंट है वो वही है जो अमेरिका का एक असूली न्यूक्लियर है, और ईरान का है कि मेरी पाबंदियां खत्म हो। देखें इस पे कुछ है, आप समझते हैं कि और ये भी देखें ये चीजें चल रही हैं, कहीं अंडरस्टैंडिंग है कि फिर बैठने लगे हैं। यस, अदरवाइज ना बैठते। ये सबसे टेक अवे है कि कोई अंडरस्टैंडिंग है या कोई ऐसी पेशरफ्त है, विल है, तब जाके दोबारा जो है वो बैठने को तैयार हो गए। बहुत शुक्रिया आपका अहमद मंसूर, आपने ज्वाइन किया। मंसूर जाफर साहब, एयर मार्शल रिटायर्ड आमिर मसूद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। फैज़ रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया वाशिंगटन डीसी से, और एजाज चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मौजूद थे। व्यूअर्स, वी आर कीपिंग अ टैब ऑन इट। इंशाल्लाह जो इवॉल्विंग सिचुएशन है इसको हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, इस पर तजिया भी पेश करते रहेंगे। कल तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच टेक की प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।